मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो बायोलॉजी के मॉडल पेपर की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें मैंने 2 मॉडल पेपर को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका हूं अच्छे ढंग से। आप उसकी पूरी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद आज हम नए मॉडल पेपर के साथ यानी तीसरे मॉडल पेपर के साथ आए हुए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक उसी सीक्वेंस में हमने क्वेश्चंस को रखा हुआ है और क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर भी हमने राइट किया हुआ ताकि हमको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे और साथ ही साथ मैं आपको कम समय में ज़्यादा मैटर या कंटेंट दे पाऊँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग क्वेश्चंस को देख करके उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा और मेरी गारंटी है कि अगर आप मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने मॉडल पेपर पे। तो आज का जो हमारा तीसरा मॉडल पेपर है उसमें सीरीज के हिसाब से पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो वही बहुविकल्पी क्वेश्चन के आधार पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष कैसा होता है? आपको मैंने बताया था कि जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन बढ़ाया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इसमें बीजांड होता है, बीजांड में आपके जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, साथ ही साथ जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और अंड कोशिका होती है, यहाँ से जो पोलन ट्यूब होता है इंटर करता है। इस पोलन ट्यूब में 2 नर युग्मक होते हैं और ये नर युग्मक क्या करते हैं, यहाँ से जा करके पहला नर युग्मक इस एग को और दूसरा नर युग्मक जो होता है ये ध्रुवीय केंद्रक को जो है कि फर्टिलाइज कर देता है या इससे कॉन्जुगेट हो जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और एक नर युग्मक मिला के टोटल 3 कोशिकाएँ होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, 3N। यानी जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष कैसा होता है, तो आपका होता है त्रिगुणित। इसे हम इंग्लिश में 3N कहते हैं और हिंदी में क्या कह सकते हैं, त्रिगुणित। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि पहले में जो आपका आंसर सही था वो आपका 3N था। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से वहाँ पे देखते रहिए और मैं आपको आंसर बताता रहूँगा। PDF फाइल है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कारक जोड़े में होते हैं। आप जानते हैं कि कारक क्या होते हैं, जोड़े में ही होते हैं। अगला लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों के द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था, जिसे हम ट्रेट कहते हैं। इसके बाद लिखा है यदि कारक जोड़ी के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें एक कारक दूसरे कारक पे प्रभावी होता है, जिसमें हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पढ़ते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो ये तीनों आपके प्रभाविता के नियम से क्या करते हैं, मैच करते हैं, जो कि मेंडल का क्या है, पहला नियम है। और मेंडल के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर प्रभाविता का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? अब देखिए सहजीवी का मतलब क्या होता है, सहजीवन। ठीक, सहजीवन स मतलब होता है साथ साथ। तो जो सहजीवन होता है या सहजीवन होता है, इसमें 2 तरीके जो आपके नाइट्रोजनी फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो भी आते हैं आपके, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, राइजोबियम है, माइकोराइजा, नॉस्टॉक है और 4th वाला ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो इसमें राइजोबियम और माइकोराइजा दोनों होते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? आपको मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड का जो लैक्टिक एसिड होती है उसमें आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, जो कि लैक्टोबैसिलस होता है, जिससे दूध से दही में परिवर्तन होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि किस विटामिन की जो है कि मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका विटामिन B12 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखिए जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है आर्तव चक्र क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि आर्तव चक्र जो होता है इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में,
मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या इसे हिंदी में एक और नाम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि ये मासिक धर्म जो होता है ये प्रोबेबली आपका 28 डेज का होता है, जिसमें 28 से लेके हम लगभग 35 दिन भी काउंट करते हैं, क्योंकि सबका जो मासिक धर्म होता है वो एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जो मेनली हम मानते हैं 28 दिन का होता है। इस 28 दिन के समय में जो एग का फॉर्मेशन होना है और साथ ही साथ एग जो है खराब होकर के बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया, यानी आप कह सकते हैं ओवुलेशन से शुरू होता है, और साथ ही साथ जब तक नई साइकिल जो है कि स्टार्ट नहीं होती तब तक पूरा जो समय होता है ये 28 दिन का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र या फिर मासिक धर्म कहते हैं। ठीक, अगला है आपका सप्रभाविता। सप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। अब देखिए सप्रभाविता में मैंने बताया था, जानते हैं कि मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम बताया था, इसमें आपका ए कोडोमिनेंस है जो कि सप्रभाविता जिसे कहते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाय का। गाय में मैंने आपको बताया था कि जो एक ब्राउन थी और दूसरी आपकी वाइट थी, जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो ये जो गाय मिलती है हमको चितकबरी कलर की मिलती है। यानी इसमें दोनों के कलर क्या होते हैं, यानी दोनों गायों का कलर क्या होता है, तीसरी गाय में आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, यानी सात प्रभावी, यानी इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं, साथ साथ प्रभावी होते हैं। जैसे आपने अपने आसपास चितकबरी गायों को देखा होगा तो उनमें दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मादा उपयुक्त के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था मानव जनन वाले चैप्टर में कि जो मादा होती है उसमें आपका जो मादा जनन होता है उसमें, या जिसे युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मकों का जो निर्माण होता है, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और 4 कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में जो 4 कोशिकाएं ये बनती हैं, इसमें से एक ही कोशिका क्या होती है, फंक्शनल होती है, और 3 क्या होती हैं, फंक्शनल नहीं होती हैं, यानी निष्क्रिय होती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक बीजाणुविद कहते हैं, क्योंकि बनती तो 4 सेल्स हैं लेकिन आपकी एक ही सेल क्या होती है, एक्टिव रहती है, जो कि रिप्रोडक्शन में या फिर कह लीजिए निषेचन में भाग लेती है, इसलिए इसे एक बीजाणुविद कहते रहते हैं। और इसी तरीके से जब शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन में भी आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 सेल का निर्माण होता है, और ये चारों के चारों सेल क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं। इसे हम युग्मक जनन में डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए और आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों को लिखिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में आपका दिया हुआ है कि इसमें 2 रासायनिक अंतर बताना है, जो कि काफ़ी सरल है। डीएनए और आरएनए में जो रासायनिक अंतर है, डीएनए में एक तो पहला इसके नाम से ये कि डीऑक्सी, यानी इसमें कौन सी शर्करा, इसमें आपका डीऑक्सी और इसमें आपका राइबोज, यानी जो शुगर होता है इसमें राइबोज शुगर होगा और इसमें डीऑक्सी राइबोज। ठीक, इसके बाद आपका यानी कह सकते हैं कि इसमें आपकी पेंटोज शर्करा तो दोनों में होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोज और इसमें राइबोज होता है। तो शुगर में भी आपका डिफरेंसेस है। अगला इनके बेसिस यानी क्षार में भी अलग अलग होते हैं। आप जानते हैं कि डीएनए में जो क्षार होते हैं, प्यूरिन और पेरीमेडिन, जो 2 क्षार होते हैं, इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें थाइमिन के स्थान पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके 2 अंतर को मैंने आपको बताया कि इसमें राइबोज शुगर होता है और इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और साथ ही साथ इसमें जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसे मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, आप न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में विजिट करके आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। इसकी देखिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख चुका हूँ इसके आंसर को। देखिए पहला जो लिखना है वो बताया गया कि अमीबता क्या है और दूसरा एस्कैरिस क्या है। अमीबता के बारे में लिखा है, एक ऐसा संक्रमण है जो एंट अमीबा समूह के किसी अमीबा द्वारा होता है। अमीबा प्रोवाइका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक अमीबा के बड़ी आंत में पहुंचने, वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जैसे हम किसी भी तरीके से मान लीजिए जो आपका खुला हुआ भोजन है या जो आपका कंटामिनेटेड वाटर है उसको लेते हैं, तो अमीबा चला जाता है और ये बड़ी आंत में पहुंचने पर वहाँ पे घाव बना देता है, और इस घाव से जो है कि घाव बनने से ब्लड निकलने लगता है, जो कि मल के साथ बाहर
बाहर निकलता है, जिसे हम डिसेंट्री वगैरह भी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अमीबिता, जिसका आंसर लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले से लिख दिया है। दूसरा है एस्कैरियासिस। एस्कैरिस एक गोल्ड क्रीमियरिस द्वारा होता है, एक परजीवी होता है। आप जानते हैं कि एस्कैरिस जो हमारे शरीर में होता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, आपका होने वाली बीमारी है। 85% से अधिक मामले संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होता है। विशेष रूप से एक कृमि आकार में छोटा होता है। कृमियों की संख्या के साथ लक्षण भी बढ़ जाते हैं। बीमारी की शुरुआत सांस की तकलीफ तथा बुखार हो सकता है। इसमें भी आपका किसी तरीके से यदि आप स्वच्छ भोजन या स्वच्छ पानी वगैरह को नहीं लेते तो धीरे धीरे आपके पेट में चला जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है। अगला क्वेश्चन आपका, शुक्रजनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजनन नलिका की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र में आप ध्यान से देख रहे होंगे, फिगर वहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें आपके शुक्रजनन नलिका की जो खड़ी काट होती है, शुक्रजनन नलिका उसे कहते हैं जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में जो आपका शुक्रजनन यानी जिसे इंग्लिश में हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में किस तरीके से कौन सी स्टेम कोशिका बनती है और स्टेम कोशिका में किस तरीके से आपका समसूत्री विभाजन या जिसे माइटोसिस डिवीजन कह सकते हैं होता है, और किस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 फंक्शनल स्पर्म या शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसमें जो आपकी नलिका होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है, उसका संरचना आपको देखने को मिल रहा होगा। इस फिगर को आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में आप जानते हैं जिसे हम हसियाकार रुधिराणु कहते हैं। एनीमिया में जो आपके आरबीसी होती हैं, इनमें ऑक्सीजन की कमी के कारण जो इनका शेप होता है हंसिए के आकार का हो जाता है, इसलिए इसको हम हंसियाकार एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका मानव मादा जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए और इसके दो अंग के कार्यों को वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको मादा जनन अंग का फिगर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से फिगर को 2 से 3 बार बना सकते हैं और साथ ही साथ उसके जो 2 कार्य होते हैं वो भी दिया गया है। ठीक, उसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका मेंडल के द्वारा देखिए लिखा है, पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों में किस अनुपात की आशा की जा सकती है। तो यहाँ पर भी मैंने पहले से ही पूरा, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा मैंने यहाँ पे जो आपका क्रॉसिंग होता है लंबे पौधे में और हरे पौधे के बीच, हरे बीज के बीच और पीले बीज और लंबे पौधे के बीच जो क्रॉस होता है उसका जो हमें रेशियो प्राप्त होता है वो 3:3:1:1 का होता है, जिसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके ध्यान से उसको आप कर पाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है लिखा है जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। अभी मैंने जब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि आपका माइकोराइजा और राइजोबियम 2 आपके नाम बताए थे, और इसके साथ ही साथ मैंने जैव उर्वरक को इसके पहले वाले मॉडल पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये काफ़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ इनमें खर्च कम आता है और ये वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं होते, और साथ ही साथ मृदा की जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन भी होगा, बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन आपको याद करना है तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए एक होती है बी सेल और दूसरी क्या होती है, टी सेल। तो ध्यान रखिएगा बी सेल और टी सेल ये दोनों किसके भाग हैं? लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट। आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है इसमें 3 तरीके के ब्लड होते हैं, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट ही आपका बी सेल और टी सेल का निर्माण कराता है। और आप जानते हैं कि जो बी सेल होता है और टी सेल होता है, बी सेल जो होती है एक इसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, जबकि टी सेल किसी तरीके की एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं करता। और इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण आपके बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से होता है। बोन मैरो हम किसे कहते हैं? जो हड्डियों के बीच में खाली स्थान होता है उसमें बोन मैरो पाई जाती है, उससे आपके बी सेल का निर्माण होता है, जबकि इसका निर्माण आपके थायराइड ग्रंथियों से होता है। और इसके अलावा मैंने आपको 2 अंतर बताया, और इसके अलावा इसमें एक अंतर और ये भी होता है कि अगर कोई अंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें टी सेल उसमें भाग नहीं लेती, जबकि बी सेल उसमें भाग
लेते हैं, यानी बी सेल जो प्रत्यारोपित अंग है उसमें भाग लेगा, जबकि टी सेल किसी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, तो अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, इस पे निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए। पहला है वंशावली विश्लेषण और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। तो मैं सबसे पहले आपको अपूर्ण प्रभाविता बता देता हूं, और अपूर्ण प्रभाविता को मैंने पिछले वाले मॉडल पेपर में भी बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप जानते हैं कि मेंडल ने बताया था कि प्रभाविता का नियम, तो इसकी जो आलोचना हुई तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि नहीं, अपूर्ण प्रभाविता भी होती है। जैसे इन्होंने एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प को लिया, जब गुलाबांस जिसे कहते हैं उसके पुष्प का जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इन्हें आपका पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का पुष्प मिला था। इसे मैंने और डिटेल में बताया हुआ, वीडियो में विजिट करके देख पाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण, क्योंकि ना हमें लाल मिला ना सफ़ेद मिला, उन दोनों के बीच का हमें गुलाबी रंग प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है वंशावली विश्लेषण, और वंशावली विश्लेषण में आपका जो डिस्क्रिप्शन है यानी जो विवरण है, इसका आंसर भी आपका लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है वंशावली चार्ट कहलाते हैं, यानी ऐसा चार्ट जिसके अंतर लक्षणों की आनुवंशिकता का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और यह कई सी पीढ़ी के जीव के निर्मित किया जाता है। इस चार्ट की सहायता से किसी संतति में विशेषकों की उपस्थिति और संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है परजीविता पे टिप्पणी लिखिए। परजीविता के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि परजीविता यानी दूसरे पे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी के रूप में हम जानते हैं। तो आपको उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आज जो क्वेश्चन थे तीसरे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को मैंने आपको हल कराया, और कुछ क्वेश्चन के आंसर को मैंने राइट किया था। आप वीडियो को रोक करके विजिट करके देख पाएंगे। मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बताया ताकि आपका समय कम लगे और मैं आपको सारे क्वेश्चन दे पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट को मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।